ऐसा नहीं देख सकते हैं कि ये गर्ल ब्यूटीफुल लिखा हुआ मिलेगा, नहीं, ब्यूटीफुल गर्ल। मतलब क्या हुआ कि एडजेक्टिव जितने भी वर्ड्स आते हैं और उनका हमेशा इस्तेमाल जो है नाउन से पहले ही किया जाता है। ये इसकी एक सिंपल सी पहचान है। और जब भी ये आएगा तो नाउन्स या प्रोनाउन के लिए आएगा, या फिर खुद अपनी क्वालिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी सिर्फ गुड है, कोई वेरी गुड है, तो यहां ये इस गुड को और एक्सप्लॉइट कर रहा है कि वो अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। तो इस तरह ये खुद अपनी क्वालिटी को भी क्वालिफाई करता है। इसलिए ये एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन के लिए हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो वर्ड आता है ये वो है वर्ब। वर्ब के बारे में याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बताना चाहूंगा, इसलिए कि उसकी भी परिभाषा और डिफिनेशंस बहुत सारे आप किताब में देखते होंगे कि नेम वर्ब जो है वो डिफाइन ये करता है वो करता है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हिंदी में जितने भी शब्द हम बोलते हैं जिसके अंत में ना हो, यानी मैं कहना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं हिंदी लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल खा और यहां ना मैंने जोड़ा तो खाना। उसी तरह खेल ना, पढ़ ना, यानी ना लगा हुआ शब्द हिंदी में जितना भी आप वर्ड देख रहे हैं ये सब जो है वो वर्ब है। इसी को हम अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट कर दें तो खाना यानी ईट, खेलना यानी प्ले, पढ़ना यानी रीड, यानी ये सारे वर्ड जो हैं जिसके अंत में हिंदी का ना शब्द जुड़ा हो वो सब वर्ब की क्वालिटी में आते हैं, वो सब वर्ब हैं। सिर्फ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इससे थोड़ा अनकॉमन है, जैसे पटना एक शहर का नाम है इसलिए उस ना को इसमें नहीं जोड़िए। जिस तरह उसी तरह एक रिलेशन का नाम है ना, वहां भी ना है तो उसको भी इसमें मत जोड़िए। और एक चिड़िया होती है जिसको लोग मैना कहते हैं, वो भी ना है लेकिन वो इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कि ना होना ही सिर्फ थोड़ी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए आदमी को कि ना तो लगा हुआ है लेकिन वो तो एक चिड़िया है इसलिए वो काम नहीं हो सकता है। यानी ना लगा हुआ शब्द हिंदी का जितना भी है वो वर्ब है यानी काम है। तो जिससे हम, जिसको अंग्रेजी में अक्सर आपने देखा होगा लिखा रहता है डूइंग वर्ड्स, ठीक, डूइंग वर्ड्स यानी ऐसा वर्ड है जो कुछ काम करता है, यानी एक्शन जिसको कहते हैं। तो वर्ब जो है एक्शन में होता है और कोई काम को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब के दो काइंड्स भी होते हैं, वो वहां पर यहां पर हम आपको उसको भी बताते हुए चलते हैं ताकि, और वर्ब के 5 फॉर्म्स जो होते हैं वो याद करने की चीज है। वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर नोट कर लें और याद रखें कि वर्ब एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, अब इसको अगर आप हिंदी में सोचे तो इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। यानी अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट की। इसलिए कि अंग्रेजी का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक उसका मीनिंग नहीं एक्सप्रेस होता है। और सेंटेंस का मतलब यही होता है कि उसका कुछ ना कुछ परफेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पर कि द काउ गिव्स, इतना मैंने अगर लिख दिया और यहां छोड़ दिया तो अब इसका मतलब ये निकलता है कि गाय देती है। तो अब यहां इस सेंटेंस से 2 मतलब निकल सकता है, यानी ये सेंटेंस अधूरा है, इसलिए कि यहां पर मतलब एक आदमी मतलब लगा सकता है कि गाय दूध देती है, दूसरा आदमी मतलब लगा सकता है कि गाय से गोबर भी हमको मिलता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए कि सेंटेंस कहते ही इसको कम्युनिकेट करना, दैट मीन्स के हम अपनी बात को दूसरों तक कितना अच्छे ढंग से पहुंचा रहे हैं और वो उस बात को समझ गया, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं।
तो यहां पर ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो जिस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट अटैच होता है उसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं लिख दूं द काउ गिव्स मिल्क, तो अब ये सेंटेंस टोटली कंप्लीट हो गया, यानी अब इसका पूरा मतलब निकल रहा है कि गाय क्या देती है भाई, तो गाय दूध देती है। तो अब इस वर्ब के बाद यानी ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी इस सब्जेक्ट और इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट मिल गया, तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी वर्ब, ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल है, ठीक है। उसी तरह इनट्रांजिटिव वर्ब यानी जस्ट इसके अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, यानी ऐसे वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके एक साधारण से एग्जांपल आप देख लें, यहां मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं कि द डॉग बार्क्स। क्या मतलब हुआ इसका कि कुत्ता भौंकता है, द डॉग बार्क्स। अब यहां पर द डॉग ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब वहां पर कोई आपसे सवाल ही नहीं करेगा कि ये बताइए कुत्ता कैसे भूखता है। कोई ऑब्जेक्ट आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि इस सेंटेंस से क्लियर कट हर आदमी समझ जाता है कि कुत्ता कैसे भूखता है। बस उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया द डॉग बार्क्स, कुत्ता भूखता है, यानी इस वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो मतलब ऐसा निकला कि ऐसे बहुत सारे वर्ब आपको मिलेंगे जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसको याद रखने की जरूरत है, इसलिए कि ये सारी चीजें, इसलिए कि कोई भी पढ़ाई जो होती है या कोई भी लेसन जो होते हैं वो हमेशा याद रखने का है, इसलिए कि ये सारे लेसन ये जस्ट लाइक ए स्टेयर है। तो स्टेयर का मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप जब चढ़ेंगे तभी आप ऊपर जा सकते हैं। बीच में से 2 स्टेयर अगर गायब कर दें तो आप या तो ऊपर नहीं जा सकते हैं या नहीं तो फिर कोई और उपाय ढूंढना होगा। तो मतलब पढ़ाई भी वही चीज है कि कोई भी चीज नीचे की, या अगर यूं कहें एग्जांपल हंसने के लिए कि अब क ख ग हमको नहीं याद है या ABCD नहीं याद है, तो कोई मतलब नहीं हो। तो LKG और नर्सरी में हमने पढ़ा था, अब तो हम मैट्रिक और इंटर में पढ़ते हैं, तो हमको ऐसे ABCD याद रखने की क्या जरूरत है कि नहीं? तो ये जवाब सही है नहीं। इसलिए नहीं है कि बगैर क ख ग के आप कल जल जल कैसे लिख सकते हैं, और बगैर ABCD के आप कैट रैट मैट कैसे लिख सकते हैं, यानी या बोल कैसे सकते हैं। यानी कोई भी चीज न छोटी होती है न बड़ी होती है, हर चीज का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, और वही शुरू की चीजें, सारी चीजें जाके हमको ऊपर ले जाती हैं ताकि हम टॉप पर उस लेसन्स को, उस लैंग्वेज को हम प्रॉपर ढंग से सीख सकें। ठीक है, तो ये वर्ब की 2 कैटेगरी हुई जो आपके सामने थी, और आज का ये तीसरा पार्ट हुआ, ये तीसरा पार्ट हुआ, और ये चौथा फॉर्म हुआ नाउन का, और आज का ये 5वां फॉर्म इसी से अटैच है, इसलिए मैं आज की क्लास में इसको खत्म कर देना चाहता हूं। वो क्या है? वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। तो जैसा यहां नाम आप देख रहे हैं, वर्ब इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, सिर्फ एडवर्ब। यानी अभी जैसा बात मैंने कहा कि एक है एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, और एक है एडवर्ब जो वर्ब की या खुद अपने एडवर्ब की क्वालिटी को, सिर्फ वर्ब की क्वालिटी को या अपने एडवर्ब की क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, उसी को क्वालिफाई करता है और किसी को नहीं। उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये देखिए, एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहां लिखूं कि राम सिंग्स, ठीक, एक सेंटेंस लिखा, राम गाता है। अब यहां पर एक वर्ड लिख दूं, अगर राम सिंग्स गुड, तो ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है। इसलिए गलत है कि ये गुड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, और हमको यहां जो वर्ड, यही है वर्ड का खेल। खूब गौर से समझिएगा कि हमको यहां जो वर्ड लिखना है
वो एडजेक्टिव नहीं लिखना है। इसलिए नहीं लिखना है कि यहां पर राम की क्वालिटी को नहीं एक्सप्रेस करना है। ठीक, जैसा मैंने अभी कहा कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की, यानी राम नाम हुआ तो राम की क्वालिटी को एडजेक्टिव एक्सप्रेस करता है, लेकिन इस सेंटेंस में हमको एक्सप्रेस क्या करना है, राम सिंग्स, राम गाता है। तो अब इससे सवाल कीजिए तो क्या सवाल आता है कि राम गाता है, तो सब लोग यही सवाल करेंगे भाई कैसा गाता है, यानी गाने की क्वालिटी कैसी है, राम की क्वालिटी नहीं। यानी वो जो गाता है उसको, और हंसने के एग्जांपल्स में आप समझ लीजिए कोई आदमी अच्छा गाना सुनाएगा तभी तो आप कहते हैं ना जरा एक और सुनाइए, लेकिन कोई अगर जरा स्पेशल गाएंगे तो फिर आप आधे ही में कहते हैं कि बस चुप हो जाइए, इसलिए कि भाई अब बर्दाश्त नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, यहां जो ये वर्ब है, इस वर्ब की क्वालिटी हमको लिखना है कि वो गाता है तो कैसा गाता है, इसी को कहते हैं एडवर्ब। यानी जो वर्ड वर्ब की क्वालिटी को, यानी काम की क्वालिटी को बताता है। यानी फॉर एग्जाम्पल हिंदी में अगर एग्जांपल ले ले, कोई आदमी बोलता है तो कैसे बोलता है भाई, बहुत धीमे बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। कोई आदमी बहुत जोर से बोलते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स आर शोइंग द क्वालिटी ऑफ वर्ब, नॉट द क्वालिटी ऑफ नाउन, है ना। तो ऐसे जितने भी वर्ड होंगे वो सब वर्ब की क्वालिटी को बताएंगे। यानी हम काम से अटैच करके जो बात लिखते हैं, यानी राम सिंग्स गुड, तो यहां पर गुड जो है ये वर्ड गलत है। इसीलिए अंग्रेजी में कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो एक ही साथ आपको मिलेंगे कि वो एक ही साथ एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब। जैसे ये वर्ड वेल, वेल माने अच्छा, ये अपने आप में एक एडवर्ब भी है और अपने आप में एक एडजेक्टिव भी है। ठीक, एक ही ऐसा और भी वर्ड है, जैसे एक वर्ड है फास्ट, फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है, इसीलिए फास्ट में ली लगा हुआ आप कभी भी नहीं देखेंगे। इसलिए कि एडवर्ब की एक पहचान बता देते हैं कि जितना भी वर्ड एल वाई ली से लास्ट करता है, जैसे SLOWLY स्लोली, यानी इस तरह जितने भी वर्ड आपको मिलेंगे वो सब एडवर्ब की पहचान है। और भी वर्ड है लेकिन एक पहचान मैं आपको यहां पर बताता हूं और एग्जांपल बताते हैं। यानी ली जितना वर्ड लगा हुआ मिलेगा, जैसे साइलेंटली, स्लोली, ठीक है, उसी तरह। लेकिन फास्ट एक ऐसा वर्ड है जिसमें ली नहीं लगाने का है कभी और न लगता है, इसलिए कि ये अपने आप में एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। उसी तरह वेल एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, इसीलिए उसमें ली लगा देंगे तो फिर तो वो वर्ड बदल जाएगा, इसीलिए उसमें ली नहीं लगता है। तो एक बात हुई कि ली लगा हुआ शब्द जितना भी आप देखें वो सब समझ जाइए कि एडवर्ब है, इसलिए कि वो जब भी एक्सप्रेस करेगा तो वर्ब की क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, अरे ये तो बहुत धीमा दौड़ता है, ये तो हार जाएगा, तो स्लोली, ठीक। और लेकिन he runs fast, not fastly, ठीक। तो उसी तरह और भी बहुत सारे कॉमन वर्ड हैं, एक दो एग्जांपल आपको मैं देता हूं। जैसे ऑलवेज एक कॉमन वर्ड है जो एडवर्ब का एग्जांपल है। क्या मतलब हुआ, ऑलवेज माने हमेशा, मतलब क्या हुआ, मैं जाता तो हूं, कोई आदमी कहेगा कि मैं कभी कभी जाता हूं, सेल्डम, मैं हमेशा जाता हूं, ऑलवेज। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको जब एडवर्ब की आप पार्ट उस चैप्टर को खोलेंगे तो उसमें आपको ये सारे वर्ड सब मिलेंगे। लेकिन एक बात यहां पर मैं और कह देना चाहता हूं कि एडवर्ब का इस्तेमाल अंग्रेजी में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस कैटेगरी में जो वर्ड सब हैं उसको आप जरूर याद करें। जैसे बहुत सारे कॉमन वर्ड हैं, ये ऑलवेज है, सेल्डम है, अनटिल है, टिल है, यट है, ये सब बहुत कॉमन वर्ड सब हैं जो बोले जाते हैं। तो इन सब वर्ड का इस्तेमाल ऑलरेडी है, ठीक, पहले ही। तो ये सब वर्ड जो है, एवर है, EVER एवर, तो ये सारे वर्ड जो है आपको अक्सर इस्तेमाल में आएंगे। तो उसको आपको उसकी मीनिंग को याद करने का है और उसको फिर सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो वर्ड समझ में आएगा कि ये इस तरह, जैसे आई वेंट देयर, मैं वहां गया, ठीक, आई ऑलवेज वेंट देयर, मैं हमेशा वहां गया। तो ऑलवेज का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, तो ये सेंटेंस को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हमको उसके वर्ड के इस्तेमाल के बारे में हमको जानकारी होती है। तो इस तरह के बहुत सारे
वर्ड हैं जो एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और आपको उसको बहुत गौर से याद करना है, इसलिए कि एडवर्ब का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। ठीक, उसी तरह एक और एग्जांपल है जैसे ऑलरेडी। इसमें देखिए सिर्फ एक एल है, डबल एल नहीं। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले ही। हिंदी में इसको कहते हैं पहले ही। ठीक, ऑलरेडी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख चुका हूं, जैसे सिनेमा वगैरह में होता है कि चलो देखने, नहीं मैं पहले ही देख चुका हूं। दैट मीन्स क्या हुआ कि देखने का काम और उसकी क्वालिटी क्या हुई, उसको क्वालिफाई कौन सा काम कर रहा है, कौन सा वर्ड कर रहा है? पहले ही, ऑलरेडी। तो मतलब मैं देख चुका हूं, आई हैव सीन, आई हैव ऑलरेडी सीन, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। मैं ये फिल्म पहले ही देख चुका हूं। तो मतलब क्या हुआ, ये ऑलरेडी जो है यहां पर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जो बता रहा है कि देखने का काम यानी काम की क्वालिटी, काम की को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब के तौर पर यहां इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एडवर्ब जो है आपको हर जगह बहुत सारे फॉर्म में नजर आएगा और उसका इस्तेमाल आपको जितना इसको गौर से पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपको इसका मीनिंगफुल आंसर मिलेगा सेंटेंस में। और यही वर्ड जो है, वैसे तो सारे वर्ड इस्तेमाल होते हैं लेकिन कुछ वर्ड पार्टिकुलरली अंग्रेजी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसमें एक एडवर्ब का भी नाम है। और इसके बाद जो आने वाला क्लास में हम शुरू करेंगे वो है प्रीपोजिशन का, जिसको कल हम इस पर डिस्कस करेंगे, इसलिए कि वो अपने आप में एक पूरा एक चैप्टर है टोटल, है ना। तो यहां तक बात आज खत्म करते हैं, इसलिए कि ये 5 पार्ट आ गया। रिमेनिंग जो 3 पार्ट है, जो पहले क्लास में मैंने कहा कि अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ 8 ही वर्ड है, जिसमें ये 5 वर्ड आपके सामने हैं और रिमेनिंग 3 वर्ड्स में प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। प्रीपोजिशन में तो बहुत सारे वर्ड हैं, कंजंक्शन में कुछ वर्ड हैं और इंटरजेक्शन जो लास्ट पार्ट है उसमें तो बहुत गिनती के वर्ड हैं, लेकिन सबका इस्तेमाल अपनी अपनी जगह है। इसलिए कि कभी कभी जब जरूरत होती है तो एक छोटा सा तिनका हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए कभी भी छोटी चीजों को नकारिएगा नहीं, ये हमारी एक बहुत अच्छी एडवाइस है। अगर आपको अच्छी लगे तो याद रखिएगा, इसलिए कि अक्सर छोटी सी कील जो है वही चुभ जाती है, बड़े पत्थरों से तो हम बच के निकल जाते हैं, इसलिए कि वो दूर से नजर आता है। इसलिए ऑलवेज बी केयरफुल फॉर द टाइनी थिंग्स। जो छोटी चीजें हैं उसको हमेशा ध्यान से देखने का है, उसको हमेशा ध्यान से समझने का है। इसलिए कि और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लर्निंग तो हमको कभी भी ये नेग्लेक्ट नहीं करना है कि अरे ये तो बहुत छोटी चीज है, हमको मालूम है। नहीं, अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको नेग्लेक्ट हम नहीं करेंगे, नहीं तो वो छोटी चीज बड़ा पहाड़ बन जाएगा और हर जगह हम फिर गलती पर गलती करते जाएंगे। ओके, सी यू टुमारो, बाय, थैंक यू।